प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, दैट इज आइसोमेरिज्म। तो ऐसा मैं सोच रहा था कि मिक्स करके चलाते हैं, ठीक है। सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मोनोटोनस हो जाएगा। और मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं, जो भी क्लास 11th में है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको 100% क्लैरिटी मोल कॉन्सेप्ट में नहीं आई होगी। 100% तो मैं बहुत बोल दिया, मतलब 70-80% भी क्लैरिटी नहीं आई होगी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोल कॉन्सेप्ट टफ लग जाता है, क्योंकि फिजिकल का चैप्टर होता है। स्टार्टिंग में उसको बिल्कुल नया चीज लगता है, तो थोड़ा शुरुआत में नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन वाले पोर्शन में तो उसके लिए आसान रहता है जीवन। बट जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है स्टोइचोमेट्री वाले पोर्शन में, वैसे वैसे बच्चों को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है। इसी वजह से मैंने सोचा कि एक चैप्टर ऐसा, मतलब मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पहले कर लेते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा और मोनोटोनस भी नहीं रहेगा हमारे लिए कि लगातार ऑर्गेनिक ही पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का जो लेक्चर होगा ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। बेसिक बेसिक चीजें, क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि ये फिजिकल का चैप्टर है तो इसमें जम के क्वेश्चंस करने होंगे पैरेलली। ठीक है, तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। इसमें सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, जो बेसिक चीजें हैं वही सब देख रहे हैं। देखो, एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। बहुत फंडामेंटल बात ये सब है कि जो तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर एटम न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल है, ऑब्वियसली न्यूट्रल ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर सेम रहेगा। सो फॉर एन एटम विच इज न्यूट्रल, एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की संख्या क्या होगी एटम के लिए? सेम होगी। ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है प्यारे बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम लोग, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको हम लोग ऐसा प्लस ई कूलम भी लिख सकते हैं, वेयर ई का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ ऐसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ही है, बट ऑपोजिट साइन का। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको अपन बोल देंगे माइनस ई कूलम, वेयर ई का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब तुम खुद सोचो कि अगर एटम की मैं बात करूं, अच्छा न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज चार्जलेस होता है ये। ठीक है, मतलब तुम 0 कूलम बोल सकते हो। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज है नहीं। अब एटम के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज है नहीं, तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर सेम रहा तो ऑब्वियस सा बात है, नेट चार्ज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये तो चार्ज की बात होगी। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। और अगर एटम है, आयन नहीं है, तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तुम उसमें बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे बोलूं, कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 24 ग्राम भी लिख सकते हो या 27 kg भी लिख सकते हो। वैसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास नियरली सेम होता है, तो इसको भी हम लोग 1.67 इंटू 10⁻⁻27
केजी लिखेंगे। वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है, 1.675 होता है, और ये इसका होता है 1.672, बट हम लोग कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दोनों का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी यूज करते हैं। ठीक है, आगे चल के तुम लोग को बताया जाएगा कि यही चीज 1 AMU होता है। यही चीज क्या होता है? 1 AMU। तो अपन बोलेंगे कि एक प्रोटॉन का मास है 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का भी मास है 1 AMU। तो आगे चल के AMU क्या होता है बताऊंगा। AMU इज बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, मास का बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो ये तो हो गया एटॉमिक नंबर की बात, कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये आई होप तुम लोग पैरेलली लिखते रहना, है ना, टाइम ज्यादा रहता नहीं है तो पैरेलली लिखते रहना। ठीक है, अगला चीज जो है वो है एटॉमिक मास। अगला चीज जो है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एक एटम का मास, मास ऑफ एन एटम। अब बेटा एक एटम के अगर मास की बात करें, एक एटम के मास की बात करें, तो मास ऑफ, अभी हमने देखा कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था? 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। तो जब तुम इन तीनों को ऐड करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, तीनों को जब तुम ऐड करोगे तो मास ऑफ एटम आएगा। अब तुम क्लियरली देखो, यहाँ 10⁻⁻27 है, यहाँ 10⁻⁻27 और यहाँ 10⁻31 है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अगर मान लो 1 लाख रुपए है तुम्हारे पास और किसी ने 1 रुपए तुमको दे दिए, तो क्या तुम्हारे नेट अमाउंट में कोई खास फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो क्या 1 रुपए दे रहे हो, निकलो। वही बात है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सो सिंस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is very small in comparison to mass of protons and neutrons, so it is neglected। इसलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब हम लोग मास लिखते हैं एटम का, जब हम लोग मास लिखते हैं, ये सब तुम लोग अपना स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। जब हम लोग एटम का मास लिखते हैं तो हम लोग एटॉमिक मास को लिख देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मान के 0 कर देते हैं, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 AMU होता है। नाउ व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU क्या होता है? इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU का जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज 1/12 of mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या होता है अभी बताता हूं। आइसोटोप क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो कार्बन का जो 12 वाला आइसोटोप है, मतलब कार्बन के प्राइमरीली 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13 और C14। सबका अपना अपना परसेंटेज एबंडेंस होता है, ठीक है। तो
C12 आइसोटोप का 1/12 जो होगा मास का, उसको हम लोग 1 AMU बोलेंगे। 1 AMU, AMU क्या है? AMU इज यूनिट है, एक तरह से समझो मास को मेजर करने के लिए। तो रिलेशन क्या है भाई? ग्राम भी मास का यूनिट है, किलोग्राम भी मास का यूनिट है, तो इसमें रिलेशन क्या है? 1 AMU इज इक्वल्स टू होता है 1.67 इंटू 10, बेसिकली 1.666, उसको 1.67 लिख देते हैं। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर ग्राम में लिखें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, अगर ग्राम में लिखें तो ये 1 AMU का रिलेशन है। तुम 1 AMU को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 बाई Na ग्राम, वेयर Na इज एवोगैड्रो नंबर। Na क्या है? एवोगैड्रोज नंबर। ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। जीवन को अगर तुमको आसान बनाना है तो 6.022 को 6.023 लिख दो, वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, तो इधर भी 23 इधर भी 23, याद करना आसान रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, जैसे मैं तुमको बोलूं 1 डजन मतलब 12, मैं तुमको बोलूं सेंचुरी मतलब 100, राइट? मैं तुमको बोलूं कोई भी सिल्वर जुबली 25 ईयर्स, गोल्डन जुबली 50 ईयर्स, तो वैसे ही अवोगैड्रो नंबर एक नंबर है जिसका वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे मैं तुमको बोलूं 1 मिलियन 10 लाख 10⁻6, राइट? 1 बिलियन 10⁻9, 1 ट्रिलियन 10⁻12, वैसे ही एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23, एज सिंपल एज दैट। ये एक नंबर होता है। तो 1 AMU इज 1 बाय Na ग्राम। अब जब ये वैल्यू इसमें डालोगे, सॉल्व करोगे, तो यही आएगा। ठीक है, तो अब एक बात समझो कि एटॉमिक मास जो था वो था मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1 AMU। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1 AMU। तो अगर किसी के पास 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है तो उसका मास कितना होगा? 5 AMU प्लस 5 AMU, यानी कि 10 AMU। सिंपल सा बात है। तो हम लोग सीधा सीधा AMU के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे भाई जितना प्रोटॉन है जितना न्यूट्रॉन है दोनों को ऐड कर दो, वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है भाई? तो तो किसी का भी अगर मेरे को मास लिखना हो, जैसे मान लो हमारे पास है एटॉमिक मास के लिए कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, ये मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को एटॉमिक मास 1 से लेकर 20 तक याद होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेना। 1 से लेके 20 तक एटॉमिक मास और 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर, 1 to 30 एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए आपको एलिमेंट्स के साथ, एंड 1 to 20 एटॉमिक मास याद होना चाहिए आपको। ठीक है, एटॉमिक मास का जो हम लोग यूनिट यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? AMU। उसको शॉर्ट में यू भी बोल सकते हो, यूनिफाइड मास। पहले AMU यूज होता था, अब उसको हम लोग यू यूज कर देते हैं शॉर्ट में, और उसको यू का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यूजुअली कितना है? 12 AMU है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12U। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। ठीक है भाई? ओके, चलो एक बात देखो, मैं तुमको जल्दी जल्दी में, अरे यार, मैं तुमको जल्दी जल्दी में एक ट्रिक से बता देता हूं एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कैसे याद रखना है। इसको हटा देता हूं, एक ट्रिक बताता हूं। देखो, एटॉमिक नंबर को अपन जेड से दिखाते हैं, एटॉमिक मास को अपन कैपिटल ए से दिखाते हैं। एटॉमिक मास बाद में लिखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट लिख देता हूँ, एलिमेंट का जो सिंबल होगा वही लिखूंगा मैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एटॉमिक मास। ठीक है भाई?
6 7 8 9 10। तुमको एटॉमिक मास जो है वो 20 तक याद रहना चाहिए, ठीक, और एटॉमिक नंबर तुमको 30 तक याद रहना चाहिए, तुम्हारा जीवन आसान रहेगा। अब 10 हो गया, 11 12 13 14, ऐसे नीचे तक जाएंगे, पहले यहां तक देखो। अब तुमको इसमें कैच क्या है, ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि भाई इफ जेड इज इवन, अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक मास हो जाएगा 2 इंटू जेड। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो एटॉमिक मास हो जाएगा 2 इंटू जेड, एंड इफ जेड इज ऑड तो एटॉमिक मास हो जाएगा 2z+1। बट ये हर जगह नहीं चलेगा, कहीं कहीं 3-4 जगह पे ये नहीं लगता है, जहां पे नहीं लगेगा मैं बता दूंगा, बाकी याद हो जाएगा, और मैं गारंटी लेता हूं कि अभी याद हो जाएगा। तो z अगर इवन है, एटॉमिक नंबर इवन है, तो एटॉमिक मास 2 इंटू जेड कर देंगे, और अगर z ऑड है तो एटॉमिक मास 2z+1 कर देंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास 1 किसका है, जल्दी जल्दी बोलो। हाइड्रोजन, वेरी गुड। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, नियॉन के बाद आर्गन लिख दिया मैंने जल्दी जल्दी। नियॉन, नियॉन के बाद कौन है? सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, इवन ऑड सोचना ही नहीं है इसमें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही 1, एटॉमिक मास भी 1, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इवन है या ऑड है? इवन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इवन है या ऑड है? इवन है, तो एटॉमिक मास क्या लिख देंगे? 4। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, ऑड है तो 3 इंटू 2+1 तो कितना आ जाएगा? 7। बेरिलियम स्टार में है, स्टार में रहने दो, जो स्टार में उसको स्टार में रहने दो। 4 7 17 18, 4 7 17 18, ये एक्सेप्शनल केस है, हाइड्रोजन को छोड़ दो तो बाकी सब में तुम्हारा ये रूल लग जाएगा। 4 7 17 18 पे बाद में आएंगे। 5 5 ऑड है तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 और 1 11। 6 इवन है तो क्या आ जाएगा? 12, 7 को बाद में देखेंगे। 8 इवन है तो क्या हो जाएगा? इवन है तो क्या हो जाएगा? 16। यार क्या 9 ऑड है तो क्या हो जाएगा? 19। नियॉन का 10 टू जा 20, 11 23, 12 24, 13 27, 14 28। उसके बाद इधर ही ऐड कर देता हूं, 15 16 17 18 19 20। अब देखो बच्चों, 15 किसका है? 15 इज फॉस्फोरस, 16 इज सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, और 20 किसका है? कैल्शियम का। तो 15 ऑड है, 30+1 कितना आ गया? 31। ये एटॉमिक मास है, दिस इज एटॉमिक मास, कैपिटल ए, दिस इज एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एलिमेंट, ठीक है, ओके। तो 31, 16 है तो कितना आ जाएगा बेटा? 32, 17 है तो 35 आना चाहिए था, बट ये 35.5 होता है। मैंने बोला था ना 4 7 17 18। 19 का 19 है तो ऑड है, 38+1 इज 39, और 20 का 40, 20 का 40, ये सीन है। अब देखो एक्सेप्शनल केस कौन कौन से हैं? हैशटैग एक्सेप्शन, हैशटैग एक्सेप्शन 4 7 17 18। हाइड्रोजन को एक्सेप्शन में मत गिनना, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है तो एक्सेप्शन ही, बट इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है,
ट्रिक बता रहा हूं, ये याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो बाकी जगह तो ये लग गया, जहां जहां पे नहीं लगा है उसको अब यूटिलाइज करना है। देखो बेरिलियम का है कितना, 4, 4 है तो इवन, तो इसका 8 होना चाहिए था, बट ये खुद को मानता है कि ऑड है, ऐसे याद रखना है तो इवन, लेकिन खुद को क्या मान रहा है कि ऑड है, तो 4 का ऑड में एक ऐड होता है, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। अब देखो नाइट्रोजन को, देखो नाइट्रोजन 7 है, ऑड है, तो होना तो चाहिए था कितना, 15, बट ये खुद को इवन मान रहा है। जब अगर खुद को इवन मान रहा है तो कितना आ जाएगा, 14, ऐसे याद रखना है। अब क्लोरीन में इकलौता है जो पॉइंट में, वैसे सब पॉइंट में ही होता है, बट हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसका जो इंटीजर वैल्यू होता है वो लिखते हैं। तो क्लोरीन में इकलौता है जो पॉइंट में है, तुम ऐसे याद रखोगे, क्लोरीन का होना चाहिए था 35, लेकिन होता है 35.5। और आर्गन और कैल्शियम भाई भाई ऐसे याद रखना, कैल्शियम का 40 है तो आर्गन का भी कितना होता है, 40। तो आर्गन और कैल्शियम भाई भाई। तो सीन क्या है, सीन ये है कि तुम्हारा एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो एटॉमिक मास ट्वाइस हो जाएगा, एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो एटॉमिक मास ट्वाइस प्लस 1 हो जाएगा। बट इसमें 4 एक्सेप्शनल केस आएंगे, 4, 7, 17, 18, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास भी 1। 4 है तुम्हारा बेरिलियम का, बेरिलियम का होना चाहिए था 8, लेकिन होता है 9, क्यों, खुद को मानता है ऑड। 7 है नाइट्रोजन का, होना चाहिए था 15, बट होता है 14, खुद को मानता है इवन। क्लोरीन इकलौता 35.5 पॉइंट में होता है, और आर्गन और कैल्शियम भाई भाई। बस ऐसे करोगे तुम्हारा एटॉमिक मास याद रहेगा, तुम्हारा एटॉमिक मास तुमको याद हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि तुमको एटॉमिक नंबर याद हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर यूजुअली बच्चों को 20 तक याद रहता है, फंसता मामला उसका है 20 के बाद वाले में। तो 21 से लेकर 30 का एक न्यूमोनिक है जो मैं बता देता हूं, 21 से लेकर 30 तक का एक न्यूमोनिक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कैसे याद रखोगे, देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। फिर से बोल देता हूं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। फिर से अब इसको लिखेंगे कैसे बिना देखे हुए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, खत्म। ऐसे तुम्हारा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 तक एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। और 20 तक तुमको ऐसा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके 20 तक तुमको खुद से याद करना पड़ेगा। 21 टू 30 का मैंने तुमको न्यूमोनिक बता दिया, बाकी तुमको एटॉमिक मास याद करने का एक ट्रिक बता दिया। दिस इज ऑल यू नीड, ये हो जाएगा तुम्हारा, तो काफी काम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये आइसोटोप क्या होता है, ये आता होगा तुमको, बट मैं ये मान के चलता हूं कि तुमको कुछ नहीं आता है, मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूं। आइसोटोप्स क्या होता है, ऐसे स्पेशीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। अब तुम समझो एक बात, किसी भी एलिमेंट को मैं कैसे डिनोट करता हूं, ये एलिमेंट है, यहां मैं लिखूंगा उसका एटॉमिक नंबर और यहां मैं लिखूंगा उसका एटॉमिक मास, ठीक। तो अगर मान लो मैंने कार्बन लिखा, तो कार्बन के 6 और 12, अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो जेड का वैल्यू क्या आ गया, 6, सिंपल, ऐसा अगर लिखा रहेगा तो। और एटॉमिक मास इसका कितना है, एटॉमिक मास है 12। अब एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 AMU, तो 1 ही रहता है, तो हम लोग सीधा बोल देते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है। अब जो तुम्हारा प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एंड दैट इज 6 इस केस में।
तो अगर मैं इसमें 12 इज इक्वल्स टू प्रोटॉन की जगह 6 डाल दूं प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या आ गया 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? द आंसर इज यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो मान लो कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ई ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर है मान लो 52 और इसका एटॉमिक मास है मान लो 128। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे लिया है ना, कोई ऐसा असली में नहीं होगा। तो बोला है इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो अभी बताया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। मास कितना है 128, माइनस क्या कर देंगे 52, कितना आ जाएगा 6 7 76। इतना इसके पास न्यूट्रॉन का संख्या होगा। सही है, सही है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स का जो डेफिनेशन था वो क्या था कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन तो सेम होगा, और मास डिफरेंट है और मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो डिफरेंट होगा क्या, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा। तो अपन आइसोटोप का दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं कि स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different number of न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स तो सेम होंगे बट उसके पास न्यूट्रॉन्स का संख्या जो होगा, न्यूट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ऐसा बोल सकते हैं तो कुछ कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटीरियम और तीसरा है ट्रीटियम। प्रोटियम एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। ड्यूटीरियम को डी से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 2। और ट्रीटियम को टी से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। तो बेटा देख, यहाँ पे प्रोटॉन का वैल्यू कितना है 1, यहाँ भी प्रोटॉन कितना है 1, यहाँ भी प्रोटॉन कितना है 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, सेम है। बट यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना आएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0, इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। यहाँ न्यूट्रॉन कितना है 2 माइनस 1 यानी कि 1, और यहाँ न्यूट्रॉन क्या है 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो देखो न्यूट्रॉन्स डिफरेंट आ गया। तो ऐसे स्पेसीज जिसके पास प्रोटॉन सेम हो बट न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, ऐसे स्पेसीज को क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ेंगे आगे। ऐसे होता है आइसोबार्स। जैसे आइसोटोप्स होता है वैसे ही क्या होता है, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास तो इसका सेम होगा बट एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो जाए। जो अभी हमने टेबल बनाया था एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास वाला, उसमें तुमको अगर याद हो, मैंने बोला था कि कोई भाई भाई है, कौन था वो, आर्गन और कैल्शियम। क्यों, क्योंकि दोनों का मास क्या था, सेम, बट दोनों का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। तो अगर मैं आर्गन की बात करूं बच्चों, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18 और एटॉमिक मास कितना है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 और एटॉमिक मास कितना है 40। तो अगर मैं इसका बात करूं, इसका प्रोटॉन कितना है 18, इसका प्रोटॉन कितना है 20, इसका न्यूट्रॉन कितना है
काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बट एटॉमिक नंबर सेम है, सॉरी एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ऐसे स्पेसीज को क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। तो ये दोनों सॉरी दोनों आपस में क्या है? आइसोबार है, ठीक है। ऐसे ही होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स आइसोटोन्स होता है ऐसे स्पेसीज जिसके पास न्यूट्रॉन सेम हो। स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसी स्पेसीज जिसके पास न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो, ऐसे स्पेसीज को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आइसोटोन्स बोलेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखना चाहूं तो अगर मेरे पास बोरोन है एंड कार्बन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, एटॉमिक मास है 11, कार्बन का है 6 और 12। न्यूट्रॉन क्या होगा? एटॉमिक मास माइनस नंबर, 11 माइनस 5 इज 6, और यहां भी न्यूट्रॉन क्या होगा? 12 माइनस 6 इज 6। क्या दोनों का न्यूट्रॉन सेम आया? तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? आइसोटोन्स कहलाएगा, ठीक है। ऐसे होता है आइसोडाइफर। आइसोटोन्स के बाद अपन देख रहे हैं आइसोडाइफर। आइसोडाइफर क्या होता है? सेम वैल्यू ऑफ n माइनस पी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू सेम होना चाहिए, बट इट शुड not be equal to 0। n माइनस पी सेम हो बट n माइनस पी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एल्यूमिनियम है और फास्फोरस है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 13 और एटॉमिक मास इज 27। फास्फोरस का 15 और एटॉमिक मास इज 31। अब अगर मैं इसको बोलूं कि इसका न्यूट्रॉन कितना है, तो 27 माइनस 13, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये कितना आ गया? 27 माइनस 13 यानी 20 यानी कि कितना आ गया? 14। इसका न्यूट्रॉन कितना आया? 31 माइनस 15 यानी कि 16। अब प्रोटॉन कितना है इसका? एटॉमिक नंबर है 13, इसका प्रोटॉन कितना है? एटॉमिक नंबर है 15। n माइनस पी क्या आएगा? n है 14 माइनस 13 कितना आया? 1। n माइनस पी क्या आया? 16 माइनस 15 यानी कि 1। क्या दोनों सेम आया? जैसे ही सेम आया तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये आइसोडाइफर है, ये आइसोडाइफर है। बट यही अगर 0 हो जाता n माइनस पी तो उसको आइसोडाइफर नहीं बोलते, ठीक है। एक और चीज जल्दी से देख लेते हैं, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो उसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो उसको बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं मान रहा हूं ये चीज कि तुमको कैटायन एनायन पता होगा। कैटायंस कैसे बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनायंस कैसे बनते हैं? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास है NH4 प्लस और हमारे पास है Al3 प्लस। अब बताओ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं टोटल, तो नाइट्रोजन का 7 है, प्लस एक हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ गया? 10 आ गया। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तो 13 माइनस 3 बचा कितना? 10। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये आइसो वाला चीज तुमको मैंने बता दिया। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं एवरेज एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास तुम समझ गए हो,
प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। अब जो तुम्हारे आइसोटोप्स हैं, उस आइसोटोप्स का, जो भी आइसोटोप्स होता है ना, नेचर में उसका परसेंटेज अबंडेंस होता है। जैसे कार्बन का 3 आइसोटोप है, 12 13 14, तो 12 मोस्टली 12 ही पाया जाता है, 98.9% के आसपास 12 रहता है। कुछ 1 कुछ परसेंट जो होता है वो तुम्हारा 13 का रहता है, और 14 का और भी बहुत ही कम रहता है। ऐसे ही प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में भी ऐसा ही होता है कि प्रोटियम का परसेंटेज बहुत ज्यादा, फिर ड्यूटेरियम का और ट्रिटियम का बहुत ही कम रहता है। तो अगर तुमको परसेंटेज पता है और एटॉमिक मास तो तीनों का पता है, तो तुम क्या करोगे, एवरेज एटॉमिक मास जो तुम फाइंड आउट करोगे, तो एटॉमिक मास एक आइसोटोप का इनटू उसका परसेंट, प्लस दूसरे का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंट, प्लस तीसरे का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंट, जितने भी हैं सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो यहां से तुमको एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। जैसे क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास आया था 35.5, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5। वो कैसे आता है, इसी से आएगा। देखो, क्लोरीन का जो 35 वाला आइसोटोप है वो लगभग 75% होता है, और जो तुम्हारा 37 वाला है वो लगभग 25% होता है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास जो आएगा वो क्या आएगा, 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 100। इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा 3550 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 35.5। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। परसेंटेज अबंडेंस ये दिया रहेगा हर एक आइसोटोप्स का, सबको सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। तो एक का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंटेज प्लस दूसरे का एटॉमिक मास इनटू उसका परसेंटेज, सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारे परसेंटेज को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं सारे के एटॉमिक मास को ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इज, इट इज द सम ऑफ atomic mass of all the atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं सबके एटॉमिक मास को अगर ऐड कर दें तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना आएगा, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन है 16, कितना आ जाएगा 18। AMU लिख दो या 18U लिख दो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास, सॉरी मोलर मास आगे बताऊंगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन एक का होता है 16, दो का आ जाएगा 32, तो ये आ गया 44U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 3 इज 48। अब 48 प्लस 12 60 प्लस 40 इज 100U। तो जितने भी होंगे सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। मॉलिक्यूलर मास में और कोई चीज तो नीचे नहीं है, चलो आगे चलते हैं। ये आई होप तुमने लिख लिया होगा। अब आते हैं मोल पे। 1 मोल को कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। वन मोल को प्यारे बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 1 डजन का मतलब क्या समझते हो। 1 डजन का मतलब बिल्कुल सही समझा, 12 होता है। मैं बोलूंगा 1 सेंचुरी क्या होता है 100। वैसे ही 1 मोल एक नंबर है,
1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। एग्जैक्टली 0.6.022 होता है, बट मैंने बताया था तुमको ये चीज। तो 1 मोल जो है वो, इसको अपन क्या लिख देंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर है। 1 मोल इज नथिंग बट जस्ट अ नंबर, जस्ट लाइक 1 डजन, 1 सेंचुरी, वैसा ही। अगर मैं बोलूं कि 1 मोल एटम्स है, इसका मतलब कितने एटम्स हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, इतने एटम्स हैं। अगर मैं बोलूं 1 मोल बनाना है, 6.023 इंटू 10⁻23 बनानाज है। समझा बात? अगर मैं बोलूं हाफ मोल हेयर है, बाल है, तो 6.023 इंटू 10⁻23/2, इतना हेयर हो गया। कितना? इतना हेयर, मतलब 3.011 इंटू 10⁻23 हेयर। ये है 1 मोल। 1 मोल कुछ नहीं, एक नंबर है। अब 1 मोल पार्टिकल की बात करेंगे तो 1 मोल पार्टिकल रहेगा। 1 मोल एटम की बात करेंगे, एटम रहेगा। मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल रहेगा। आयन की बात करेंगे, आयन रहेगा। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन रहेगा। न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन रहेगा। जिसका भी तुम बात करोगे वो रहेगा। 1 डजन बनाना भी हो सकता है, 1 डजन चेयर भी हो सकता है, 1 डजन आई भी हो सकता है, 1 डजन पीपल भी हो सकता है, राइट? सो वैसे ही 1 मोल हर एक चीज हो सकता है। ठीक? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, तो 6.023 इंटू 10⁻23, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। यही है तुम्हारा एवोगैड्रोस नंबर। अब समझो, अब यहां पे आता है कि भाई साहब फिर मोलार मास क्या होगा। 1 मोल तो समझ आ गया सबको, मोलार मास क्या होगा। मोलार मास होता है 1 मोल सब्सटेंस का मास, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वही तुम्हारा कहलाएगा मोलार मास। जैसे मेरे को बोला गया कि यार मोलार मास ऑफ वाटर बताओ, पानी का मोलार मास बताओ। तो एक बात बता, एक पानी के मॉलिक्यूल का मास कितना है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है, तो ये है 18U या फिर 18 AMU। अब 1 मोल में कितने पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मैं अभी बताया हूं, 1 मोल का मतलब है एवोगैड्रो नंबर Na। तो 1 मोल में कितना पानी का मॉलिक्यूल होगा, Na के इक्वल। तो 1 मॉलिक्यूल का मास है 18U, तो Na का कितना होगा, इंटू Na। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा बच्चों, 18 NaU। थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग ऑफ लेक्चर के स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने बोला था कि 1U इज इक्वल टू या 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 18 इंटू Na इंटू 1/Na ग्राम। Na कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया। यही जो 18 ग्राम आया ये इसका मोलार मास है। मतलब जो हम एटॉमिक मास लिखते हैं उसका यूनिट हम लोग यूज करते हैं AMU या U में। जब हम मोलार मास लिखेंगे तो वैल्यू उतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और यूनिट चेंज हो गया, ग्राम में आ जाएगा। यही तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोला जाता है। एटम रहेगा तो ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल रहेगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। मोलार मास को ही हम क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट? तो मोलार मास इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वो कहलाएगा मोलार मास। ठीक है बच्चों? अब समझो कैच क्या है इसका, ले लेना स्क्रीनशॉट। अब देखो,
मैं जब नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले लिखूंगा, जब मैं नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले लिखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स, इसको छोटा एन से दिखाते हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, पार्टिकल्स मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं, एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला क्या आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। क्यों? देखो, एक, तुमको पता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, Na के इक्वल। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया रहेगा तो उसको तुम किससे डिवाइड करोगे, एवोगैड्रो नंबर से। जैसे मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे पास है 60 बनानाज, तो कितने डजन होंगे, एक डजन में 12 है, तो 60 को किससे डिवाइड करोगे, 12 से। तो एक मोल में Na है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल को किससे डिवाइड करोगे, Na से, तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। समझ गया? ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स in 3.011 into 10⁻26 atoms of सोडियम। ये मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आया, सोडियम है, Na है, तो भाई सिंपल है, मोल्स ऑफ सोडियम क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.011 into 10⁻26 बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23। इसको कैंसिल करेंगे, नीचे 2 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर 1000 आएगा। ये कितना आ गया, 500। सिंपल। कितने मोल्स आ गए, 500 मोल्स आ गए, राइट। तो ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का, क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। तुमको पता है मोलर मास है एक मोल का मास, तो अगर तुमको मास ऑफ सब्सटेंस दे दे या किसी भी कंपाउंड का मास दे दे और बोले कि बताओ इसका नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो तुम कर सकते हो उसको भी। तो दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स को किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से। क्या हो जाएगा, गिवन मास किस चीज में, ग्राम में, अपॉन मोलर मास, क्योंकि मोलर मास होता ही किस चीज में है, ग्राम में। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मास लेकिन जो भी दिया रहेगा वो ग्राम में रखना है, जिसमें भी दे हो उसको कन्वर्ट करके ग्राम में कर लेना। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। मान लो तुम्हारे पास बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, जैसे हाइड्रोजन गैस बोले तो H2 बोल रहा है, इन 20 ग्राम ऑफ इट, इसके 20 ग्राम में हाइड्रोजन का मोल्स कितना आएगा, हाइड्रोजन गैस का मोल्स कितना आएगा। तो पहले तो बता मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना है, हाइड्रोजन गैस जैसे ही बोला तो H2 है, कितना आएगा, 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, कितना मास दे रखा है, 20 डिवाइडेड बाय 2, 10 मोल्स। सिंपल। समझा गया, समझ आया, आई होप समझ आया। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस अभी करा रहा हूं, एक साथ फिर अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला है तीसरा, कि कोई भी गैस अगर एसटीपी पे प्रेजेंट हो, फॉर एनी गैस एट एसटीपी, फॉर एनी गैस, कोई भी गैस एसटीपी पे प्रेजेंट हो, एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो एसटीपी पे जो पुराना ओल्ड कंडीशन है, ओल्ड कंडीशन है, पुराना कंडीशन, उसमें टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273.15 केल्विन। जीवन आसान बनाना है तो इसको हम लोग 273 केल्विन लिख देते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। और प्रेशर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम क्या है, एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 atm इज इक्वल्स टू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का, पता है सबको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये कहलाता है एसटीपी कंडीशन। ये पुराना कंडीशन है। न्यू कंडीशन क्या है एसटीपी का? टेम्परेचर वही रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि 273 केल्विन, बट प्रेशर अब जो यूज हो रहा है वो 1 बार यूज हो रहा है। और 1 atm इज इक्वल्स टू होता है 1.01325 बार। इसको शॉर्ट में हम लोग 1.01 बार भी लिख देते हैं, बट अगर पूरा वैल्यू देखा जाए तो 1.01325 बार होता है, ठीक है। ये कंडीशन है तुम्हारा जो नया कंडीशन है, नए नए किताबों में, न्यू बुक्स में जो यूज होता है वो प्रेशर बार में यूज करता है, और पुराने बुक्स में जो यूज होता है उसके अंदर प्रेशर एटीएम में यूज होता है। तो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। तो अगर कोई भी गैस एसटीपी पे होगा तो जैसे मोलार मास था ना, वैसे मोलार वॉल्यूम होता है। मोलार वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, उसको मोलार वॉल्यूम बोलते हैं। मोलार वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस एट एसटीपी। और इसका वैल्यू कितना होता है, इसको स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, बेटा इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर इफ P इज इक्वल्स टू 1 atm। अगर प्रेशर 1 atm यूज किया तो मोलार वॉल्यूम 22.4 लीटर, और मोलार वॉल्यूम लेंगे 22.7 लीटर अगर प्रेशर 1 बार यूज हुआ है। तो इट डिपेंड्स, वो तुम ऑप्शन देख लेना, क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से यूज करना, ठीक है। नए कंडीशन के हिसाब से 22.7 यूज करेंगे, पुराने कंडीशन के हिसाब से 22.4 यूज करेंगे, ठीक। ये है तुम्हारा मोलर वॉल्यूम। तो अगर तुमको मोलर वॉल्यूम पता है 22.4 है या 22.7 है, और तुमको कोई क्वेश्चन दिया, बोला बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो उसका वॉल्यूम देगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कोई भी गैस के लिए एसटीपी पे सिर्फ कंडीशन कौन सा है? एसटीपी, नंबर ऑफ मोल्स फॉर अ गैस इज वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। मैं 22.4 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो 22.4 ही पे चल रहा है अभी भी। 22.7 पे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दे दिया कि एसटीपी पे 22.7 यूज करो तो उसमें 22.7 यूज कर लेना, ठीक है। ये अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर ऑक्सीजन गैस फॉर 5.6 लीटर ऑफ O2 गैस एट एसटीपी। ये क्वेश्चन तुमको दिया गया कि भाई हमारे पास 5.6 लीटर ऑक्सीजन गैस है एसटीपी पे, नंबर ऑफ मोल्स बताओ इसका। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? कितना वॉल्यूम लीटर में ही दे रखा है 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 1/4 यानी 0.25 मोल्स। सिंपल, सही है। यही अगर ml में दिया होता 5.6 लीटर की जगह 5.6 ml होता तो 5.6 इंटू 10⁻³ करते, है ना, 1000 से डिवाइड करते, तो यहाँ पे 0.25 इंटू 10⁻³ मोल्स आ जाते। तो क्वेश्चन में ध्यान देना, ये चीज, ये सब देखना जरूरी रहता है क्योंकि हमको क्वेश्चन में यूज करना है किस में? लीटर में, और वैल्यू अगर दिया रहेगा ml में तो उसको पहले कन्वर्ट कर लेना, राइट। सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड।
अब ये तो करा दिया मैंने, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, अब देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी मुझे लग रहा है 50 मिनट क्रॉस हो गया है, 55 मिनट्स हो गया है। तो इसलिए हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे नंबर ऑफ मोल्स के कैलकुलेशन पे रोकेंगे। ठीक, अगले क्लास में एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर खूब सारे क्वेश्चंस, मतलब तीन चार, चार पांच, मतलब एक ही क्वेश्चन लूंगा उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स करके मैं तुमको नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो आज मैंने हर क्वेश्चन में करा ही दिया है, बट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके करवा दूंगा। और उससे फिर हम लोग ये सब निकालना कि भाई कितना एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह वगैरह सब ये कैलकुलेट करना करके फिर हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे आगे चलेंगे। ठीक है, तो आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आज मैंने कराया होपफुली तुम उसको अच्छे से करो, और उसके बाद फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।